हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम इनकम मेथड डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड हमने बात किया था कि तीन होते हैं। फर्स्ट वैल्यू एडिशन मेथड जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। सेकंड जो आज हम देखेंगे वो है इनकम मेथड, और इसके बाद जो हमने देखना है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम मेथड क्या होता है। All the incomes that occur to the factors of production by way of wages, profit, rent, interest, etc. are summed up to obtain the national income. As we know that कि हमारे पास में 4 factors of production होते हैं: land, labor, capital और entrepreneur। अगर इन सब का इनको रेम्यूनरेशन दिया जाए तो लैंड के बदले में दिया जाता है रेंट, लेबर को वेज मिलती है, कैपिटल इंटरेस्ट लेता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको उसका प्रॉफिट मिल जाता है। कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ? ये 4 फैक्टर्स हुए। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड में, तो ये सारे 4 फैक्टर्स हैं जिनको उनकी इनकम मिल जाती है। और ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जब हम ऐड करते हैं, यहाँ पर जो भी कहने का मतलब है जो कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन के दौरान उसको काउंट किया जा रहा है। तो सेकेंडली इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोला जाता है और फैक्टर्स पेमेंट मेथड भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फैक्टर इनकम की। मैं फैक्टर इनकम बोलूँ या इनकम मेथड बोलूँ, एक ही चीज़ है। तो सबसे पहला जो है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इसमें वो सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय के इंक्लूड किए जाते हैं और वो सारी पेमेंट्स इंक्लूड किए जाती हैं जो कि एम्प्लॉय को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलती है। जैसे कि फर्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश, यानी जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी कंपनी में या कहीं पर भी, तो उसको जो भी वेज मिल रहा है, लेबर को वेज मिल रहा है, एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिल रही है, तो उसको हम काउंट करते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हुई है आपकी वेजेस एंड सैलरीज में। क्लियर? सेकेंड आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। पहले वेजेस, सैलरीज इन कैश हम देख चुके हैं, दूसरा है वेजेस, सैलरीज इन काइंड। इसमें वो सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कोई पर्सन है कहीं जॉब करता है तो उस दौरान उसको वहाँ पर फ्री अकोमोडेशन मिल जाए, फ्री कार मिल जाए एट्सेट्रा। जो भी यहाँ पर सैलरी के साथ में जो भी अदर उसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड में काउंट हो जाएंगे। थर्ड आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर का क्या है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, लेबर वेलफेयर फंड है। ये सारे क्या होते हैं? लेबर की जो भी काम करने वाला लेबर या एम्प्लॉय कोई भी है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो ये काम किया जाता है, यहाँ लिखा है ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये। तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जो रेंट है। रेंट आपको पता है किसी कोई ओनर है लैंड का, उसके बदले में उसे जो रेंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअल रेंट क्या होता है कि वो किसी जगह पर उसने कोई ज़मीन ली है और उसके बदले में वो उस लैंड ओनर को पैसे दे रहा है, रेंट दे रहा है। दूसरी यहाँ पर क्या इंक्लूड होगा कि मान लीजिए उसका खुद का लैंड है और वहीं पर वो क्लिनिक, अपना डॉक्टर है वो, और अपना क्लिनिक अपने ही लैंड पर उसने खोला हुआ है, अपने ही घर पर खोला हुआ है, तो वहाँ उसकी भी कॉस्ट को वहाँ इंक्लूड किया जाएगा। उसी को इम्प्यूटेड रेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इसी में आता है रेंट के साथ में रॉयल्टी। रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स। देखिए रॉयल्टी क्या है कि मान लीजिए कि आपका हाउस है, उस हाउस आपने अपना वो आपके नाम पर है वो हाउस, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि आप उसके ओनर हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और गवर्नमेंट जो मान लीजिए कोई ब्रिज या कोई भी हाईवे कुछ बनाने के लिए सोच रही है, तो वो जो हाईवे निकलना है वो आपके एरिया से होके निकलेगा। मान के चलिए ऐसा। तो अगर वो आपके एरिया से होकर निकलेगा तो आपका वो लैंड आपका है, मान लीजिए वो आपका फार्मिंग लैंड हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो वो आपका लैंड है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपसे परमिशन लेगी कि क्या वो आपके इस लैंड पर काम कर सकती है। तो क्योंकि उस लैंड के ओनर आप हैं तो आप उसे परमिशन देंगे, लेकिन उस परमिशन के बदले में आपको कुछ यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि आप अपने लैंड पर उनको काम करने की परमिशन दे रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है उसके आप उसको काम करने देंगे, तो हम फ्री में क्यों काम करने दें। गवर्नमेंट तो वेलफेयर मोटिव से काम कर रही है, बट हम तो नहीं कर रहे हैं। हमको कोई बेनिफिट मिलेगा तभी हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने इसको परमिशन तो दी, लेकिन उस परमिशन के बदले आपने इससे जो पैसे लिए हैं वो क्या हो जाएगी, वो आपकी रॉयल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो रेंट एंड रॉयल्टी को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पता है, मार्केट में आप बैंक से जाके लोन ले रहे हैं, है ना, और उस लोन पर जो इंटरेस्ट देना होता है वो काउंट होगा यहाँ पर। प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट में जो भी एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है वो इसमें ऐड करते हैं। अब देखिए प्रॉफिट आपका कब निकलेगा, जैसे कॉरपोरेट टैक्स है, इसको भी आप इंक्लूड करते हैं, डिविडेंड को इंक्लूड करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग को भी इंक्लूड करते हैं। अब कॉरपोरेट टैक्स क्या, यानी एक कंपनी जो भी प्रोडक्शन करती है तो उस पर कुछ गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसे काउंट किया जाएगा। डिविडेंड क्या है कि डिविडेंड मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में किसी का शेयर है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के दौरान आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ी थी, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है भी आपकी इस कंपनी में वो शेयर खरीदे हुए हैं। तो अगर कुछ भी बेनिफिट होता है, मान लीजिए 50 लाख का अगर बेनिफिट होता है, तो उसमें से 50 लाख का अगर बेनिफिट होगा, तो क्योंकि आप 50-50% के यहाँ पर पार्टनर्स हैं, तो आपको 50% क्या करना पड़ेगा, बी पर्सन को भी देना पड़ेगा। तो वो डिविडेंड हुआ, उस डिविडेंड को भी हम यहाँ ऐड करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है यहाँ पर, रिटेन अर्निंग का मतलब है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉरपोरेट टैक्स देने के बाद में, डिविडेंड देने के बाद में, और जो एंटरप्रेन्योर है उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकलने के बाद में जो उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, जो हम कह सकते हैं जो उसका सरप्लस बनेगा। नॉर्मल प्रॉफिट को तो हम ऐड करेंगे ही, साथ में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को भी इसमें हम ऐड करेंगे। यानी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी इनकम क्या है, उसका नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद में भी अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो वही रिटेन अर्निंग है जिसमें हम जिसको हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, रिटेन अर्निंग को भी इसमें काउंट हम करेंगे। ऑलराइट, तो हमने देखा रिटेन अर्निंग को हमने इसमें ऐड करना है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, अभी हमने जो ऊपर देखा है, अगर हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और रेंट अलग से दे रखा है, तो आपको उसे इग्नोर करना है, उसे ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को ही आप ऐड करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये सब ऐड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए मिक्स्ड इनकम में, फिफ्थ जो कंपोनेंट है इनकम मेथड का। इसमें क्या है कि मिक्स्ड इनकम में जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कि कहीं पर अगर कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वहीं वहाँ पर वो काम करने वाला बंदा खुद ही एम्प्लॉयड है, अपनी जगह पर काम कर रहा है, अपना ही लैंड यूज़ कर रहा है, अपना ही कैपिटल यूज़ कर रहा है और खुद ही वो एंटरप्रेन्योर है। तो वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कई एज ए लेबर काम कर रहा है या फिर अपना लैंड वो यूज़ कर रहा है। तो इन सारी इनकम को जो हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन वो किसी प्रोडक्टिव सर्विस में है, ये भी आपको यहाँ पर करना है, मतलब इनकम जनरेट हो रही है उससे। सेल्फ सर्विस में काम कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं इनकम ना जनरेट हो रही हो। जब इनकम जनरेट हो रही होती है तो उसी को मिक्स्ड इनकम कहते हैं। इनकम जनरेटेड बाय अकाउंट वर्कर्स एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। मिक्स्ड इनकम अराइजेस फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ऑलराइट, तो इनमें उन सबको हम ऐड करते हैं जो सेल्फ सर्विस के बाद में यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। जो भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी भी कोई इनकम होगी, जिनको हम यहाँ पर इम्प्यूटेड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। और हमने माइक्रो में भी पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं हम इसको, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को आप काउंट करते हो। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम में हम बात कर रहे होते हैं किसकी, इम्प्लिसिट कॉस्ट की। यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम काउंट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, कि जब हमने अभी सारे कंपोनेंट्स देखे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखा, हमने रेंट एंड रॉयल्टी देखा, इंटरेस्ट देखा, प्रॉफिट देखा, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम देखा। अब अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो वैल्यू एडिशन में हमने देखा था कि सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद में हमारी जो वैल्यू थी वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर निकलती थी। लेकिन हम जब इनकम मेथड पर होते हैं तो हम जब इनके सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, एनडीपी एट एफसी पर पहुँचते हैं। ये आप ध्यान रखना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर हम सारी कॉस्ट को काउंट कर रहे होते हैं, और कौन सी कॉस्ट, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है।
ठीक है ना। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में है उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। यानी कि जब कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसमें 4 फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। उन 4 फैक्टर की कॉस्ट को हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर पहुँच रहे हैं, और क्योंकि वो डोमेस्टिकली हो रहा है इसीलिए, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम नेट वैल्यू पर पहुँचते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि NDP@FC हमारा यहाँ पर निकलेगा जब हम बात कर रहे हो इनकम मैथड की। क्लियर। एक क्वेश्चन देख लीजिए इनकम मेथड का ही। इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है 4000, डिविडेंड 5000, मिक्स्ड इनकम 8000, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज 400, NFIA नेट फैक्टर इनकम टू एम्प्लॉयड है, सॉरी, ये 600, NIT 1000, रेंट 800, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1200, प्रॉफिट और इंटरेस्ट आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, NDP एट मार्केट प्राइस। अब मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड को जब आप ऐड करते हैं कंपोनेंट्स, उसकी जब आप ऐड करते हैं तो आप किस पर पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं NDP@FC पर। NDP@FC पर तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, NDP@MP। तो पहले आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि प्लस आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, NIT। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ यहाँ पर आएंगी आपको उससे कुछ नहीं मतलब है, सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ पर इग्नोर करना है। अब जैसे आपको फर्स्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, आपने लिख लिया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड मिक्स्ड इनकम भी चाहिए। अच्छा, डिविडेंड यहाँ पर नहीं लेना है हमको। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ प्रॉफिट गिवन है जिसमें डिविडेंड इंक्लूड होगा। डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग, तीनों चीज़ें प्रॉफिट में इंक्लूड होती हैं, इसलिए हम डिविडेंड को स्पेशली नहीं लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ले लिया है, बेस्ड इनकम लिया है, रेंट लिया है, प्रॉफिट लिया है, अभी मैंने बात करी, इंटरेस्ट लिया है, और इसमें NIT को प्लस करेंगे। आप देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 4000 है, मिक्स्ड इनकम 8000 है, रेंट 1500, प्रॉफिट 800, इंटरेस्ट 700 और NIT आपका 1000 है। तो ऐसे करके आपका टोटल कितना आ जाता है, 16,000 करोड़ आपका आ जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछता कि आपको GNP निकालना है, GNP निकालना है एट मार्केट प्राइस, तो आप क्या करते, अगर यहाँ पर GNP निकालना होता, मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर GNP निकालना होता मार्केट प्राइस पर, तो आप क्या करते, आप यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू निकली है ना, तो NDP@FC फाइंड होती है, तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पर NIT भी प्लस करना पड़ता, जो आपने यहाँ पर किया ही है। और क्योंकि आप यहाँ पर है तो आप नेट से ग्रॉस पर जा रहे हैं ना यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस डेप्रिसिएशन भी करना पड़ता। ठीक है, और आप डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हो तो प्लस यहाँ पर NFIA भी करना पड़ता आपको। ठीक है, आपको इस वैल्यू से इस वैल्यू पर जाना है, तो वहाँ आप देखेंगे कि नेट से ग्रॉस पर जा रहे हैं प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जा रहे हैं प्लस NIT, और डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं तो प्लस NFIA। क्लियर। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया हो, पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, उसके सब कंपोनेंट्स दिए हुए हैं या मेन कंपोनेंट दे रखा है, उस हिसाब से आपको चीज़ें ओमिट और ऐड करनी है। क्लियर है। अब सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पर आप करके देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो थैंक यू सो मच।